वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर्स सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 4 करवाया जा रहा है, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पहले जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर मॉरल लॉज हैं। अब मॉरल लॉज को अगर हम देखें तो ये रूल्स होते हैं जो कि बेस करते हैं एथिक्स के ऊपर और जनरल एनफोर्सेबिलिटी होती है इनके रूल्स। ऐसे रूल जो कि कोर्ट जो इन्फोर्स करता है करेगा। और इंटरनेशनल लॉ अगर हम देखें तो जब इंटरनेशनल लॉ की बात होती है तो ये जो क्रॉस बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है। और स्टैंडर्ड मींस ऑफ कंपल्जन का मतलब ये हो गया कि लीगल मैकेनिज्म अवेलेबल होते हैं इन्फोर्स करने के लिए राइट्स। और सिविल लॉ अगर हम देखें एरिया ऑफ गवर्निंग एरिया ऑफ लॉ जो कि गवर्न कर रहा है प्राइवेट राइट्स और रेमेडीज जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन दरमियान। सोर्सेज ऑफ लॉ देखें अगर हम लॉज आते हैं कहाँ से, इंसान बनाते हैं लॉ, लेकिन कहीं ना कहीं से तो उनको आइडिया भी मिलता है और उनको अंदाज़ा होता है कि हमने किस तरह के लॉ बनाने चाहिए। तो लेजिस्लेशन के ज़रिए आते हैं, लेजिस्लेचर के ज़रिए पास किया जाता है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट यानी कि जुडिशल डिसीशंस जो होते हैं, जो प्रायर कोर्ट जजमेंट होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो कस्टम्स होते हैं यानी कि जो लॉन्ग इस्टेब्लिश लोकल या ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उनका ज़रिए भी। और ये जो सोर्सेस ऑफ लॉ है ये पिछले लेसन में काफ़ी डिटेल में आ चुका है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट स्कोप एंड इट्स काइंड। अब इसमें जो है वो पहला ये कि द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान इज़ गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो जितने भी लॉ हैं रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पाकिस्तान में, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ज़रिए होते हैं, वो गवर्न करता है उसको। और जो इसमें बेसिक रूल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, ब्रीच और रेमेडीज़ वगैरह तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड इट कम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। अब ये जो है कब आया, ये सॉरी ये जो है पूरे नेशन वाइड इसको अप्लाई किया जाता है पूरे कंट्री के ऊपर, अनलेस के किसी जगह लोकल लॉ मौजूद है, यानी किसी प्रोविंस का अपना कोई लॉ मौजूद है, तो एक अलग बात है उसके बदले में। और ये भी यही चीज़ है कि ये इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो 1 सितंबर 1872 है। और उसके बाद ये एट द टाइम ऑफ प्रोमलगेशन दिस एक्ट कंप्राइज ऑफ 266 सेक्शन, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल जो हम देखें, जो ओरिजिनल इसमें सेक्शंस थे जब ये आया तो 266 थे। अब ओरिजिनल स्कीम ऑफ एक्ट अगर हम देखें 1 to 75 अगर हम देखें तो उसमें जनरल प्रिंसिपल्स थे ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। और सेक्शन 76 जो टू 123 था वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, जिसको रिप्लेस कर दिया सेल ऑफ गुड एक्ट ने 1930 का। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी आया सेक्शन 124 टू 147 के अंदर। सो इंडेमनिटी एक प्रॉमिस होता है जो कि किया जाता है, और जबकि गारंटी जो है उसमें 3 पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल एंड प्लेज होता है। बेलमेंट जो है वो डिलीवर ऑफ गुड होती है फॉर अ पर्पस, और प्लेज जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट होता है जहाँ पे गुड जो है वो डिलीवर किया जाता है एज अ सिक्योरिटी फॉर अ डेट, जो कि सेक्शन 148 टू 181 में है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अब एजेंसी में क्या है, रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एक पर्सन, एक एजेंट होता है जो कि दूसरे के लिए काम करता है, और वो प्रिंसिपल होता है। एजेंट जो है प्रिंसिपल के लिए काम करता है। और इसी तरह से 239 टू 266 अगर हम देखें, सो पार्टनरशिप के इसके अंदर थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप थे जो कि रिप्लेस हो गया। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया तो फिर वो उससे रिप्लेस हो गया। सो लॉ एप्लीकेबल वेयर पार्टीज बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पे पार्टीज का डिफरेंट कंट्री से ताल्लुक हो। सो पहली चीज़ ये कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया एक कंट्री में लेकिन परफॉर्म हुआ दूसरे में, तो कोर्ट को फॉलो करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ रूल्स डिसाइड करने के लिए कि कौन सा लॉ जो है वो गवर्न करता है। सो फर्स्ट प्रिजम्पशन क्या है कि लॉ ऑफ कंट्री वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अप्लाइज। सो अगर पार्टीज एग्री हों या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन लोकेशन जो है वो क्लोजेस्ट कनेक्शन हो, सो फिर ये लॉ जो है वो गवर्न कर सकता है क्वेश्चन जो है फॉर्मेशन और वैलिडिटी के बारे में। और सेकंड प्रिजम्पशन अगर देखें सो लॉ ऑफ कंट्री वेयर द परफॉर्मेंस अकर्स अप्लाई, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है अप्लाई होता है। सो मैटर जो कि रिलेट करते हैं परफॉर्मेंस से कि हाउ वेयर एंड वेदर परफॉर्मेंस इज लॉफुल, कोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकता है लॉ ऑफ प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस।
So law applicable where different country laws are enforced in different provinces. The law of contract applicable in such situation shall be the law of province in which the contract was made. So within a country जो है लीगल प्रोविजनल वेरिएशन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया एक पर्टिकुलर प्रोविंस में, लोकल लॉज जो है वो गवर्न करते हैं सर्टन एस्पेक्ट्स जैसे कि फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन, स्टेम ड्यूटी वगैरह, और ये अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोविजनल स्टैट्यूट्स के दरमियान, और पार्टीज़ को अवेयर होना चाहिए प्रोविजनल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से। उसके बाद आता है फिर लॉ एप्लीकेबल रिगार्डिंग हिंदू जॉइंट फैमिली। अब हिंदू जॉइंट फैमिली के हवाले से जो लॉ है, so the rights and liability arising out of a joint ownership created by Hindu law between the members of undivided family shall be determined according to contract by act, but general rules of Hindu law shall also be taken into consideration। यानी कि जो मेंबर होते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली के वो इंटर हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होते हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो कंसिडर भी करता है रिलेवेंट पर्सनल लॉ जो होते हैं हिंदू लॉ और अथॉरिटी के हवाले से हैट की कि बाइंड करे फैमिली प्रॉपर्टी राइट्स और जो लाइबिलिटीज़ आ रही हैं फैमिली डीलिंग से। एसेंशियली तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ अफेक्ट कर सकते हैं एजेंसी, अथॉरिटी और जो एसेट्स अवेलेबल होते हैं इन्फोर्समेंट के लिए। अब अगर हम देखें लॉ एप्लीकेबल रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सो द जनरल प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज टू द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टीज आर नॉट इंटेंडेड टू चेंज द रूल्स रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और चेक्स वगैरह होते हैं, ये गवर्न होते हैं स्पेशलाइज स्टैट्यूट यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल प्रिंसिपल जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन। So law applicable regarding trade usage, where parties enter into contract with full knowledge of the commercial usage governing them, they shall be bound by that। So अगर parties जो है वो ऑपरेट होती हैं ट्रेड के अंदर जहाँ पे सर्टेन यूजेज या कस्टम वेल नोन है, सो पार्टीज जो है वो अवेयर हैं, और वो यूजेज जो बन जाते हैं पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का अगर वो लिखा हुआ ना हो तब भी। So law applicable regarding trade usage, significant features of mercantile usage are given below। इनकॉर्पोरेट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मर्केंटाइल यूसेज जो है वो लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करे, कुछ कंडीशंस हैं उनको लाजमी तौर पे, जैसे कि मस्ट बी यूनिवर्सल होना चाहिए, वाइडली एक्सेप्टेड हो, प्रिसाइज, सर्टेन और यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूसेज लाजमी तौर पर क्लियर और कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए, इसके अलावा फेयर हो, रिजनेबल और इक्विटेबल हो। अच्छा ये दोबारा आ गया यूनिवर्सली प्रैक्टिस का। और उसके अलावा ये कि कंटिन्यूसली प्रैक्टिस हो और नॉन हो, उसको प्रैक्टिस किया गया हो वक्त के साथ, और ये कोई नया इन्वेंटेड ना हो, इन्वेंशन कोई नया ना हो ये। और इसके अलावा ये कि इलीगल ना हो, इमोरल ना हो, गैर अखलाकी कोई चीज़ ना हो, और इसके अलावा ये कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। सो लॉ एप्लीकेबल रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का एम होता है सर्टेन किया जाए कि क्या जो है वो इन पार्टीज इंटेंडेड है, उनका इंटेंशन है, और कोर्ट को फॉलो करना चाहिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स को भी, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो मेड होना चाहिए इंटेंशन के साथ पार्टीज़ की, और जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होती है, और इसके अंदर प्राइमरी फोकस आ जाता है रिटर्न लैंग्वेज के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, इंटेंशन हो गई पार्टीज़ की, कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम हो गया, इसके अलावा ट्रेड यूजेज हो गया, प्रायर डीलिंग्स हो गई, और होल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।